गुड मॉर्निंग 12th क्लास। बेटे ये हमारा जो है समकालीन विश्व में अमेरिकी वर्चस्व, ये थर्ड लेसन है हमारा सेकंड बुक का। ठीक है, तो इसमें जो है बेसिकली बात की गई है अमेरिका के अंदर जो है, अमेरिका के अंदर किस तरीके से अमेरिका के अंदर जो है वहां पर वर्चस्व की स्थापना हो रही थी। ठीक है, वर्चस्व का मतलब क्या होता है कि अमेरिका जो है वो अपनी हर चीज में क्या कर रहा है, कोशिश कि अमेरिका की बात ही सर्वोपरि रहे और हर क्षेत्र में, चाहे वो राजनीतिक हो, आर्थिक हो, सांस्कृतिक हो, कोई भी क्षेत्र क्यों ना हो, हर जगह जो है अमेरिका की बात ही सबसे ऊपर रखी जाए। ठीक है, तो ये आज हम पढ़ेंगे कि अमेरिकी वर्चस्व के समक्ष चुनौतियां। ये क्वेश्चन जो है हमारा 2012 में, 14 में, 18 में, 17 में इतने टाइम्स आया हुआ है। ठीक है, तो इसलिए जो है ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको जो है थोड़ा सा ध्यान से समझ लीजिए इस क्वेश्चन को। देखिए, विशेषकर शीत युद्ध की समाप्ति के बाद ये कहते हैं कि हम जो है जैसे हमने जो है जब स्टार्टिंग से लेसन पढ़ेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि किस तरीके से जो है अमेरिकी वर्चस्व की स्थापना होती है। कि पहले तो जो है शीत युद्ध चल रहा होता है, लेकिन शीत युद्ध की समाप्ति हो जाती है 1991 के बाद। ठीक है, तो शीत युद्ध की समाप्ति के पश्चात क्या होता है कि समाप्ति के पश्चात जो है धीरे धीरे ओवरऑल जो सबसे पावरफुल कंट्री होता है वो अमेरिका बन जाता है। ठीक है, तो पूरा विश्व क्या हो जाता है बेटा, वो अमेरिका पूरा विश्व का जो है इस तरीके से पूरे विश्व को गाइड करता है कि वो पूरा विश्व एक ध्रुवीय व्यवस्था के रूप में जो है दिखने लगता है कि सारे के सारी शक्तियां जाकर के किसके ऊपर डिपेंड हो जाती हैं, अमेरिका के ऊपर डिपेंड हो जाती है। सारे विश्व जो है अमेरिका क्या कहना मानने के लिए जो है तैयार होते हैं। इस तरीके का जो है एक एनवायरमेंट बन जाता है कि विश्व में सबसे शक्तिशाली कंट्री कौन सा बन जाता है, अमेरिका बन जाता है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें कि ये जो वर्चस्व होता है, वर्चस्व को जो है एक लिमिट तक ही अगर ये वर्चस्व रहे तो ठीक है, लेकिन ये लिमिट से ज्यादा बढ़ जाए तो ये कहीं ना कहीं जो है वर्चस्व जो है वो तानाशाही का रूप भी धारण कर सकता है। ठीक है, और दूसरी बात ये होती है कि बेटा वर्चस्व जो है वो कभी भी स्थायी नहीं रहता है। हम ये सोचें कि कोई एक शक्ति या कोई एक साम्राज्य सदैव जो है वही सर्वोपरि रहेगा, उसी का वर्चस्व हमेशा बना रहेगा, तो ये जरूरी नहीं होता है। ठीक है, तो ठीक इसी तरह से जो है अमेरिकी वर्चस्व है, इसके मार्ग में भी बहुत सारी बाधाएं हैं। तो बाधाएं किस तरीके से जो है काम करती हैं, जो उसको बेसिकली साम्राज्यवादी नहीं बनने देती या फिर अपने जो है शक्ति का दुरुपयोग नहीं करने देती। ठीक है, वो सब चीजें हैं इसमें। देखो, सबसे पहला है अमेरिका की जो संस्थागत बनावट। अमेरिका की संस्थागत बनावट का मतलब क्या है, इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर ऑफ यूएसए। देखो, ये जो इंस्टीट्यूशनल स्ट्रक्चर का क्या मतलब है, जैसे देखो हमारे यहाँ पर क्या होता है बेटा, विधानसभा हमारे यहाँ पर जो है विधानसभा, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों होते हैं। ठीक है, तो विधानसभा कानूनों का निर्माण करती है, कार्यपालिका कानूनों को लागू करवाने का काम करती है, और जो न्यायपालिका है वो कोई भी कानून का उल्लंघन होने पर दंड का कार्य करती है। तो इस तरीके से तीनों अलग अलग क्षेत्र में अपना अपना कार्य करते हैं। ठीक है, तो कहीं ना कहीं जो है ये अपने अपने क्षेत्र में जो है स्वतंत्र भी होते हैं और एक दूसरे पर जो है एक दूसरे के कार्यों पर नजर भी रखते हैं। अगर कोई कुछ गलत कर रहा है तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकते हैं, वो एक दूसरे को रोकने का भी काम करते हैं। तो ठीक ऐसी ही सिचुएशन जो है अमेरिका के अंदर भी है कि अमेरिका के अंदर जो है, जैसे कि हमारे यहाँ प्रधानमंत्री ज्यादा पावरफुल है, लेकिन अमेरिका के अंदर ज्यादा पावरफुल कौन है, राष्ट्रपति। लेकिन राष्ट्रपति इतना पावरफुल नहीं है कि बेटे वो जो कुछ करना चाहे वो कर सकता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, उसको भी जो है विधान पालिका और कार्यपालिका के जो है अंडर रह करके ही एक तरीके से काम करना होता है। देखो, अमेरिकी वर्चस्व में प्रथम व्यवधान, व्यवधान का मतलब क्या होता है, समस्या। ठीक है, पहली समस्या क्या है, अमेरिका की संस्थागत बनावट, वहां की शासन व्यवस्था शक्ति पृथक्करण। शक्ति पृथक्करण का मतलब क्या होता है कि विधान पालिका, कार्यपालिका और न्यायपालिका तीनों अलग अलग काम करेंगी, तीनों का अलग अलग कार्यक्षेत्र रहेगा। शक्ति पृथक्करण तथा अवरोध एवं संतुलन पर आधारित है। ठीक है, अवरोध का मतलब क्या होता है, फिर अवरोध का मतलब होता है रोकना। अगर मान लीजिए कोई भी गलत काम हो रहा है तो उसको रोकना, एवं संतुलन या और रोकने के साथ साथ जो है बैलेंस बना करके रखना। ठीक है, कि ना केवल जो है मान लीजिए विधान पालिका कुछ गलत कर रही है तो कार्यपालिका उसे सिर्फ रोकेगी नहीं, बल्कि उसको जो है उसके साथ बैलेंस बना करके काम करेगी, ताकि जो है किसी भी तरीके से शासन व्यवस्था को खतरा न पहुंचे। ठीक है, तो ये है बात कि वहां की शासन व्यवस्था कैसी है, वो शक्ति पृथक्करण एवं अवरोध एवं संतुलन पर आधारित है। ये लाइन बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ठीक है, जिसके आधार पर विधान पालिका क्या करती है, वो कार्यपालिका अध्यक्ष राष्ट्रपति द्वारा प्रयोग किए जाने वाली सैन्य शक्ति के बेलगाम इस्तेमाल पर अंकुश लगाने का काम करती है। जैसे मैंने बताया कि आपको अवरोध का मतलब क्या होता है,
रोकना, तो रोकना यानी कि अंकुश लगाना, कि राष्ट्रपति जो है सर्वोपरि है, लेकिन राष्ट्रपति जो पूरी तरह से अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है, उसको भी विधान पालिका का कहना मानना पड़ेगा। ठीक है, जैसे अमेरिका में 9/11 की घटना हुई थी, आतंकवादी घटना हुई थी, तो उसके बाद विधान पालिका ने क्या किया था, राष्ट्रपति को आतंकवाद से लड़ने के लिए सभी प्रकार के कदम उठाने की स्वीकृति दे दी थी। लेकिन परंतु बाद में जब ये देखा गया कि अमेरिका क्या कर रहा है, अमेरिका अपनी शक्ति का दुरुपयोग कर रहा है, तो कहीं ना कहीं जो है उस जनता ने जो है इस तरीके से एक जनमत तैयार किया कि वहां पर यह निर्णय लिया गया कि आगे जो है और सैन्य खर्च नहीं किया जाएगा और युद्ध नहीं किया जाएगा, और जो इराक के साथ युद्ध चल रहा था उसे वहीं पर रोकने का निर्णय लिया गया था। ठीक है, तो यही है संस्थागत बनावट के जो भी विधान पालिका है, कार्यपालिका है और न्यायपालिका है, वो अपने अपने कार्य क्षेत्र में स्वतंत्र होते हुए भी वो एक दूसरे के साथ क्या है, एक दूसरे के ऊपर जो है अवरोध का मतलब एक दूसरे के ऊपर जो है अंकुश लगाने का काम करती हैं। ठीक है, ये है इसका मतलब। ठीक है, इसके बाद दूसरा है जनमत कि अमेरिकी वर्चस्व के रास्ते में दूसरा बड़ा अवरोध क्या है कि अमेरिकी जनमत का सचेत एवं मजबूत होना, कि वहां की पब्लिक जो है, वहां की जो जनता है वो बहुत ज्यादा जागरूक है। ठीक है, बहुत ज्यादा अवेयर है, तो इसलिए जो है अवेयर होने के कारण ही वहां पर क्या है कि वो किसी भी प्रकार का अगर कोई भी कदम उठाया जाता है किसी भी राष्ट्रपति के द्वारा, तो वो तुरंत उस पर अपनी प्रतिक्रिया जाहिर करते हैं। तो अगर मान लीजिए कोई भी ऐसा काम होता है जो समाज के लिए जो है वहां अमेरिकी समाज के लिए सही नहीं है, तो वहां का जनमत जो है लोग और वहां के संचार के साधन यानी कि पत्र पत्रिका, रेडियो एवं टेलीविजन आदि के माध्यम से जो है वो सरकार पर नियंत्रण रखते हैं। तो सरकार को जो है वो ये नहीं है कि सरकार वहां पे जो मर्जी करती रहे, कोई उनके ऊपर रोक नहीं लगा सकता है। तो ये भी एक क्या करती है उनके वर्चस्व में, यानी कि वो विश्व में जो भी कुछ करना चाहें उसके बीच में क्या है, एक चुनौती की तरह खड़ी रहती है। ठीक है, उनको करने नहीं देती। जो ये वो निरंकुशतावादी बनना चाहे या फिर गैर लोकतांत्रिक गतिविधियों को अपनाने की कोशिश करे तो वो पॉसिबल नहीं है अमेरिका के अंदर। ठीक है, लोग वहां के बहुत ही जागरूक हैं। उसके बाद नाटो है। नाटो यानी कि नाटो की फुल फॉर्म क्या है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है, तो ये नाटो बेसिकली किसके द्वारा बनाया गया है, ये अमेरिका के द्वारा बनाया गया एक सैन्य संगठन है। ठीक है, तो इस सैन्य संगठन के अंदर भी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि इस सैन्य संगठन के अंदर जो भी कोई ऐसे राष्ट्र हैं जो इसके सदस्य हैं, ठीक है, तो शीत युद्ध के दौरान क्या हुआ था कि साम्यवाद के विरोध में इसको बनाया गया था, इस ऑर्गेनाइजेशन को बनाया गया था। लेकिन बाद में अब क्या हो गया, स्थिति धीरे धीरे और तरीके से परिवर्तित होती जा रही है कि अमेरिका द्वारा जो गठित यह संगठन है सैन्य शक्ति का सबसे बड़ा आधार है और विश्व राजनीति में अमेरिका के वर्चस्व का भी आधार है। अमेरिका का बहुत बड़ा हित लोकतांत्रिक देशों के इस संगठन को कायम रखने से जुड़ा हुआ है, क्योंकि इन देशों में बाजार मूलक अर्थव्यवस्था चलती है। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का क्या अर्थ होता है, बाजार मूलक अर्थव्यवस्था का अर्थ होता है कि एक तरीके से पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के सब कुछ जो है बाजार पे डिपेंड है। ठीक है, ऐसी स्थिति में अमेरिका कभी भी नहीं चाहेगा कि नाटो के सदस्य देश उससे असंतुष्ट हो तथा यह संगठन विघटित हो। ठीक है, तो अमेरिका के नाटो सदस्य जो है मित्र राष्ट्र भी अपनी अपनी शक्ति और प्रभाव को बढ़ाने का प्रयास करते रहते हैं, जो अमेरिकी वर्चस्व पर एक अंकुश हो सकता है। ठीक है, ये इस तरीके से जो है 3 बेसिक पॉइंट है मोटे मोटे। उसके बाद जो है और भी बहुत सारे पॉइंट हैं, देखो ये और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद है जैसे। ठीक है, उसके बाद उभरती हुई अर्थव्यवस्था एक पॉइंट बताया है, 4th पॉइंट। उसके जो इसमें क्या है, आतंकवाद कैसे है, विश्व जो है, विश्व में बहुत सारे कंट्रीज हैं, लेकिन अमेरिका जो है वो चाहे तो इस आतंकवाद को रोकने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकता है। परंतु फिर भी जो है कहीं ना कहीं क्या है कि वास्तव में आतंकवादी जो है वो इतने हाई लेवल की जो है उनकी सिस्टम हो चुके हैं कि अकेला अमेरिका जो है उसको जो है केवल अपने बल पर रोकने की कोशिश नहीं कर सकता है। ठीक है, विश्व का सबसे शक्तिशाली देश भी अपनी सुरक्षा को लेकर के चिंतित है, तो यह वह क्या है, अन्य देशों की सुरक्षा करने में सहयोग कैसे देगा, यह एक विचारणीय विषय बन गया है। इसके बाद प्रतिकूल विश्व जनमत कि सारा जो है, ये जरूरी नहीं है कि पूरे का पूरा विश्व जो है अमेरिका की विचारधारा से सहमत हो, ऐसा नहीं है, समझ गए। देखो, इराक पर संयुक्त राष्ट्र की बिना अनुमति के सैन्य कार्रवाई करना और खुले रूप में अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन करना आदि ऐसी घटनाएं थी जिनसे लोकतांत्रिक एवं न्यायपूर्ण विचारधारा में विश्वास रखने वाले देश एवं संगठन अमेरिका की आलोचना करने लग गए, और युद्ध में सामान्य नागरिकों की जाने जाना आदि ने अमेरिका की छवि को गहरा धक्का पहुंचाया है, जिससे कि उसके वर्चस्व पर पहले से
जो है विपरीत प्रभाव पड़ा है, उसका वर्चस्व जो है वो घटा है। ठीक है। अफगानिस्तान एवं इराक में असफलता के अफगानिस्तान के साथ युद्ध हुआ था अमेरिका का, तो वहां पर भी वो असफल रहा। उसके बाद जो है इराक में उसने जबरदस्ती जो है अपने शासन स्थापित करने की कोशिश की, तो कहीं ना कहीं जो है चाहे उसने बेशक जो है सद्दाम हुसैन को तानाशाह करार देते हुए और झूठे इल्जाम लगा करके अमेरिकी सैनिकों समेत जो है जो भी कुछ किया वहां पर सब कुछ जो है किया, लेकिन बाद में ओवरऑल क्या कंक्लूजन निकलता है? ओवरऑल तो यही कंक्लूजन निकला था कि इराक युद्ध के बाद भी अमेरिका वहां भी कानून और व्यवस्था को बनाए रखने में पूर्णतः असफल ही रहा था। ठीक है। तो इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो इराक और अफगानिस्तान दोनों ही जगह पर क्या रही है, अमेरिका की वर्चस्व बढ़ने के बजाय घटाई है। ठीक है। उसके बाद फोर्थ पॉइंट है इस्लामिक देशों का अमेरिका विरोधी रवैया। जो इस्लामिक कंट्रीज हैं, ठीक है, वो भी एंटी अमेरिकन है। वो क्या समझते हैं, जितने भी इस्लामिक कंट्रीज हैं, वो जब सद्दाम हुसैन को फांसी दी गई थी तो उसके बाद से कहीं ना कहीं जो भी इस्लामिक कंट्रीज थी उनके अंदर ये भावना हुई कि ये जो अमेरिका है वो ईसाई धर्म के विरुद्ध है, इस्लाम धर्म के विरुद्ध है। ठीक है। देश जो है ईसाई धर्म को इस्लाम धर्म के विरुद्ध युद्ध के रूप में देखते हैं कि जो अमेरिका है वो वहां पर ईसाई धर्म को ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ईसाई धर्म के को जो है वो इस्लाम धर्म के विरुद्ध युद्ध के रूप में देखते हैं। तो ये जो है यहाँ पर ये भी क्या है, एक तरीके से चुनौतीपूर्ण घटना है कि अमेरिका को जो है इस्लामिक कंट्रीज अपने फेवर में नहीं मानती हैं, इसलिए जो है वो ज्यादा उसका कहना मानने में विश्वास नहीं रखती हैं। तो धीरे धीरे जो है अमेरिकी वर्चस्व अब तो काफी खतरे में है। ठीक है। जैसे कि डोनाल्ड ट्रंप आ रहा है और उसके बाद अभी जो ये कोरोना की घटना आई है, उसके बाद जिस तरीके से अमेरिका पर जो है कोरोना का कहर टूटा है, जितने लोग वहां पर मर रहे हैं, जिस तरीके से कोरोना फैला है, तो कहीं ना कहीं इंटरनेशनल लेवल पे यही मैसेज गया है कि संयुक्त राज्य अमेरिका जो है वो इतना महान कंट्री नहीं है जितना उसको इंटरनेशनली दिखाने की कोशिश की जा रही है। ठीक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आसान क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप सब बच्चे इसको याद कर लेंगे। ठीक है। मेरे ख्याल से आपको एक ही पॉइंट में ज्यादा समस्या रहती है ज्यादातर बच्चों को, मैंने कई बार समझाया भी यही वाला पॉइंट, तो अभी जो है आपको ये शायद अच्छे से क्लियर हो गया होगा। ठीक है। 2-3 बार अच्छे से सुन लेना। अगर आपको और भी दिक्कत लगती है कि अभी भी समझ में नहीं आया तो आप इसको 2-3 बार सुन सकते हैं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।